हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को लूसेंट और एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश दोनों में। हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया है। चैप्टर 1 का नाम था स्टोन एज एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। चैप्टर 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम चैप्टर 3 की तरफ चलेंगे जिसका नाम है आर्यंस एंड वैदिक एज। आर्य और वैदिक काल। ओके, चलते हैं। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ओरिजिन। आर्यन कहाँ से ओरिजिन हुए थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ओरिजिन होने वाला जो वैदिक सभ्यता था, एक सिविलाइजेशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया था, उसका नाम था वैदिक सभ्यता, वैदिक एज, वैदिक सिविलाइजेशन। वो व्युत्पत्ति उसकी कहाँ से हुई थी, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वो कौन थे और वो कहाँ से आए थे। मैं बताऊंगा कहाँ से आए थे और कौन थे वो। फिर हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक एज एंड पोस्ट वैदिक एज। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो एज है वो है 1500 बीसीई टू 1000 बीसीई, और पोस्ट वैदिक एज जो है उत्तर वैदिक काल वो है 1000 बीसीई टू 600 बीसीई। इसको दो पार्ट में क्यों बांटा गया है, इसके पीछे एक स्टोरी है। एक्चुअली क्या है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे होते थे, देन इंडियंस वेर द कॉलोनी। इंडियंस कॉलोनी के रूप में रहते थे ना, वो स्लेव नहीं थे, याद रखिएगा। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडियंस वेयर नॉट द स्लेव, इंडियंस वेयर लिविंग एज द कॉलोनी, कॉलोनी के रूप में रहते थे हम। तो उनका ध्यान इस वेद की तरफ ज़्यादा था, ना कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की तरफ। जैसे मैं आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने इस सिविलाइजेशन की खोज नहीं करने स्टार्ट की। उन्हें ऋग वैद के बारे में, उन्हें वैदिक एज के बारे में, पोस्ट वैदिक काल के बारे में जानने की ज़्यादा इच्छा थी। वो संस्कृत पढ़ा करते थे। तो उन्होंने देखा क्या कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो हुई थी वैदिक एज की, वो 1500 बीसी से हुई थी, और जो इंड हुई थी लगभग 600 बीसी के आसपास जाके, 500 बीसी के आसपास जाके इंड हो गई थी। तो उन्होंने क्या देखा कि 1500 बीसी टू 1000 बीसी का जो एज है, इस काल में सोशल, इकोनॉमी, कल्चरल, सिविलाइजेशन, पॉलिटी, सब कुछ अलग था। इसके दौरान जो 1000 बीसी टू 600 बीसी के काल में जो था, इससे बिल्कुल डिफरेंट था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसे कह दिया कि ऋग वैदिक काल, और इसे कह दिया पोस्ट वैदिक, जैसे कि प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक। गेटिंग माय पॉइंट। हम नेक्स्ट देखेंगे फिर भौगोलिक विस्तार के बारे में, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, उसकी पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन के बारे में। किसकी? आर्यंस। ओके, आर्यंस। चलो देखते हैं आगे कि वैदिक एज और आर्य, इसके बारे में क्या स्टोरी। सबसे पहले जानना है कि वैदिक एज क्या है, मतलब वेद क्या, और आर्य, आर्य का मतलब क्या होता है। देखो, वेद, वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान, ये जो वेद वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? विद से। विद का मतलब होता है कुछ जानना। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको समझ में आया कि वेद का मतलब क्या होता है और ये आया कहाँ से। अब देखते हैं आर्य। आर्य का मतलब होता है बेस्ट, मतलब श्रेष्ठ, या फिर बेस्ट पर्सन। बेस्ट पर्सन को भी हम आर्य बोलते हैं। तो आर्य शब्द यहीं से आया है, क्योंकि आर्य अपने आप को कहते थे कि वी आर द बेस्ट, इसलिए उन्होंने अपने आप को आर्य कहा है। और दूसरे लोग जो इनकी भावनाओं को नहीं समझते थे, जो इनकी हिसाब से नहीं चला करते थे, उनको उन्होंने अनार्य कहा है। अनार्य। ओके, मैं आगे पढ़ाऊंगा अनार्य क्या है। अब होता क्या है, स्टोरी क्या है इसके पीछे, कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो रहा था, मैं आपको पढ़ाया था कि जब भारत में नॉर्थ वेस्ट एरिया में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो रहा था, उस समय इंडो ईरानियन मतलब ईरान से आने वाले कुछ लोग, या फिर कुछ कुछ लोग का कहना है कि इंडिजिनस थी ये, मैं बताऊंगा थ्योरी क्या कहता है। तो उस टाइम 1500 बीसी के आसपास आके इंडो ईरानियन वो लोग आके यहाँ पे रहना स्टार्ट कर रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक्चुअल क्या है कि अभी तक कंफर्म नहीं बताया जा सका है कि ये आर्य थे कौन, मतलब उनका मूल स्थान कहाँ पे था। गेटिंग माय पॉइंट। या आप 50 साल बाद भी जाओगे तो आपको ये सेम चीज मिलेगा कि आर्य आखिरकार थे कौन। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें कि इंडो आर्य लैंग्वेज बोला करते थे वो, या फिर इंडो ईरानियन लैंग्वेज बोलते हैं। इंडो ईरानियन। ओके, इंडो ईरानियन लैंग्वेज बोलते हैं। बाद में इसी इंडो आर्यन लैंग्वेज को एक पार्ट में बांट दिया गया जिसका नाम था संस्कृत। गेटिंग माय पॉइंट। तो संस्कृत का उद्भव कैसे हुआ वो समझ में आपको आ रहा है। अब स्टार्टिंग में वो क्या थे कि 1500 बीसी के आसपास वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में रहते थे, मतलब नॉर्थ वेस्ट भारत का जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है ना, वहां पे रहा करते थे, और पंजाब वाला जो रीजन है वहां पे। इसे ही सप्त सिंधु क्षेत्र कहते हैं। क्यों सप्त सिंधु कहते हैं? क्योंकि वहां पे 7 नदी रहा करते थे। ठीक है, वो 7 नदियों के आसपास रहा करते थे, इसलिए उसे सप्त सिंधु रीजन कहा जाता है।
बाद का एविडेंस हमें जो मिला है उसमें क्या कहा गया है कि 1000 बीसी के बाद वो गंगा यमुना दोआब में चले गए थे। गंगा यमुना दोआब मतलब कि एक रीजन था जिसमें एक जगह से गंगा फ्लो कर रही थी, दूसरी जगह से यमुना, इस रीजन में वो रहा करते थे। इसे ही हम पोस्ट वैदिक एज बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब जब आर्य रहा करते थे तो विद द पासेज ऑफ टाइम दे कनकर ऑल द नॉर्थ एरिया, मतलब उन्होंने पूरी नॉर्थ एरिया पे अपना साम्राज्य फैला लिया था, या जो भी उनके कबीले थे, किंगडम थे, जैसे भी चीजें थी। और उस रीजन को वो आर्यवर्त कहते थे। समझ में आ रहा है? मतलब जो भारत का नक्शा है इसमें अगर आप देखो तो संपूर्ण नॉर्थ एरिया में अपना वो साम्राज्य फैला लिए थे। कौन? आर्य। इसी क्षेत्र को वो आर्यवर्त कहते थे। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसकी लेगेसी समझने की कोशिश करो आप कि समुद्रगुप्त गुप्ता साम्राज्य का एक महान शासक था। ये लगभग 335 बीसी के आसपास आया था। गेटिंग माय पॉइंट। 335 बीसी के आसपास आया था और उसने क्या कहा कि आई एम द कंकरर ऑफ द होल नॉर्थ इंडिया। इट मीन्स दैट आई एम द कंकरर ऑफ आर्यवर्त रीजन, वही आर्यवर्त रीजन जिसे आर्यों ने अपना बनाया था। गेटिंग माय पॉइंट। आप लेगेसी समझने की कोशिश करो कि आफ्टर मतलब 1300 साल के बाद भी वो बोल रहा है कि मैं इस क्षेत्र का विजेता हूं। किस क्षेत्र का? आर्यवर्त का। और आर्यवर्त किसे कहते हैं? जिस एरिया को आर्यों ने पूरा अपना लिया था। गेटिंग माय पॉइंट। अब जो एक्चुअल आता है ये देखो आप, ये कौन थे वो लोग, कहाँ से आते हैं। आर्यों के बारे में यही कहा गया है, अरशद ने कहा था। तो अलग अलग थ्योरी है। अलग अलग थ्योरी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। समझ में आ रहा है? थ्योरी और लॉ में फर्क है। थ्योरी इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल वेयर एज जनरली लॉ इज नॉट। जैसे न्यूटन का लॉ था और ये जो है डार्विन का थ्योरी था। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारे थ्योरीज हैं, मतलब इसमें कंफर्मेशन कुछ नहीं है, पर हाँ स्कॉलर्स का मानना है कि ये फर्स्ट वाला थ्योरी और सेकंड वाला थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल है। अब ये कौन कौन सी थ्योरी कहते हैं? एक यूरेशियन थ्योरी है, दूसरा सेंट्रल एशिया, तीसरा आर्कटिक, चौथा तिबेतियन, पांचवा इंडिजिनस, उसके बाद ब्रह्म ऋषि इसी में आता है। इंडिजिनस में ब्रह्म ऋषि और कश्मीर का आता है। समझ में आ रहा है? अब समझाता हूँ क्या है यूरेशियन थ्योरी। क्या कहता है यूरेशियन थ्योरी में? क्या है कि एक हमारे एशिया में, एशिया के ईस्ट जहाँ पे एशिया खत्म हो रहा है और यूरोप जहाँ स्टार्ट हो रहा है, उरेल नाम का एक पर्वत है। उरेल, ठीक है, उरेल नाम का एक पर्वत है, पहाड़ है, वहां का थ्योरी कहता है। उसमें क्या कहता है विलियम जोन्स और अदर जो स्कॉलर्स है वो क्या कहते हैं कि शुरुआत में वो एशिया में या यूरोप में रह रहे होंगे। इसकी स्टोरी समझिए आप। शुरुआत में इनके अनुसार क्या है कि शुरुआत में एशिया यूरोप में रहते होंगे वो, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो स्प्लिट हो गए। तो स्प्लिट होने के बाद कहाँ चले गए? कुछ हमारे बेबीलोन चले गए। गेटिंग माय पॉइंट। कुछ ईरान चले गए, कुछ हमारे तुर्की चले गए, कुछ और कहीं जगह चले गए। तो यूरेशियन थ्योरी ये कहता है कि स्टार्टिंग में वो एशिया में और यूरोप में रहा करते होंगे, बाद में स्प्लिट हो गए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ से कि तुर्की में एक एरिया है एशिया माइनर। गेटिंग माय पॉइंट। वहां पे एक जगह है बोगज कोई जगह है। अब बोगज कोई इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन समझ में आता है? इंस्क्रिप्शन मतलब होता है शिलालेख। तो बोगज कोई इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है, वहां पे हितानी और मितानी दो राजा रहा करते थे, उनके बीच में ट्रिटी हुई थी। उन ट्रिटी में लिखा गया है इंद्र के बारे में, वरुण के बारे में, मित्र के बारे में और नस्त के बारे में। गेटिंग माय पॉइंट। इनके बारे में लिखा गया है। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, इंद्र, वरुण, मित्र और नस्त के बारे में। तो ये तीन देवता का नाम आपको ऋग्वेद में मिलेगा। तो इनका कहने का ये मतलब है कि जब वहां पे ट्रिटी हुआ था, संधि हुई थी हिटानी और मिटानी में, तो उस टाइम इन देवताओं का नाम वर्णित है। मतलब क्या है कि उस रास्ते से होते हुए वो जो रास्ता पड़ता है, वो रास्ता पड़ता है हमारा ईरान। समझ में आ रहा है? हितानी मितानी के बाद जो उधर से रास्ता पड़ता है तुर्की से होते हुए, तो ईरान का रास्ता पड़ता है। तो विलियम जॉन्स और अदर्स उनके अनुसार क्या है कि वो ईरान से होकर भारत आए होंगे। पहला थ्योरी ये कहता है। दूसरा थ्योरी सेंट्रल एशिया का है। सेंट्रल एशिया मैक्स मुलर ने दिया था। अब इनके अनुसार क्या है कि एक हमारा पारसी का एक किताब है सेंट जेवेस्टा। गेटिंग माय पॉइंट। जेंटवेस्टा, उसमें क्या है कि उसके अनुसार और ऋग्वेद का अनुसार उन दोनों का लैंग्वेज जब आप देखोगे तो सेम है। तो उन्होंने क्या किया कि समवेयर की सेंट्रल एशिया, मतलब जो इस वाले रीजन के बाहर का जो एरिया है, सेंट्रल एशिया से वहां पे आए होंगे। जेंटवेस्टा जो उनका बुक है पारसी का, और हमारा ऋग्वेद उन्होंने पढ़ा। उसके बाद उन्हें लगा कि हो सकता है कि दोनों का लैंग्वेज सेम मिल रहा है। उनका लैंग्वेज क्या था? लिथुआनी लैंग्वेज था। गेटिंग अ पॉइंट। उनका लैंग्वेज था लिथुआनी। तो लिथुआनी लैंग्वेज और ऋग्वेद में संस्कृत लैंग्वेज है, वो दोनों आपस में लगभग सेम है, इसलिए उनका यह मानना है कि सेंट्रल एशिया से आएंगे। नेक्स्ट हमारा बाल गंगाधर तिलक, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार क्या था कि आर्किटिक, आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जो है वो उस टाइम हमारा मूवमेंट जो चल रहा था, जब भारत आजाद होना था हमारा, उस टाइम केसरी और पंजाब दो न्यूज़पेपर चलाया करते थे।
वो अपने धर्म को लेके बहुत ज्यादा वो थे, इच्छुक थे। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या लिखा कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखा कि आर्य जो थे आर्कटिक रीजन से आए थे। अब आर्कटिक कौन सा रीजन है तो समझो, ये वाला हमारा नॉर्थ रीजन है, ये साउथ रीजन है। आर्कटिक इज समवट हियर, ये यहाँ पे आर्कटिक रीजन है। अब उन्होंने क्या कहा, उनके अनुसार क्या था कि आर्य ऐसे जगह रहते थे जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात हुआ करते थे। तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात कहाँ होती है? वो आर्कटिक वाले रीजन में होती है। हालांकि इसे नहीं माना जाता है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने ये प्रपोज किया था। नेक्स्ट है तिब्बतियन रीजन। अब दयानंद सरस्वती के अनुसार क्या था कि वो तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती कौन थे? आपको पता है कि आर्य समाज के संस्थापक थे। वो चाहते थे कि, वो तो कहते थे कि हम आर्य के वंशज हैं। तो तिब्बत से आए थे। उनके अनुसार क्या था कि तिब्बत में हिमालय है। गेटिंग अ पॉइंट? तिब्बत वाले रीजन में हिमालय है। अब हिमवंत वहां पे एक जगह है, मतलब हिमालय को ही हिमवंत कहा आता था। तो उनके अनुसार क्या है कि हिमवंत का जो मेंशन मिला है तो वो तिब्बत से होंगे इसलिए। अब नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद और एसी दास के अनुसार ये इंडिजिनस थे। डॉक्टर संपूर्णानंद और एसी दास के अनुसार वो इंडिजिनस थे। अब इंडिजिनस थे इसका मतलब क्या होता है? इंडिजिनस मतलब वो भारत के ही थे, कहीं और से नहीं आए थे। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके अनुसार वो हवन कुंड इंडस वैली सिविलाइजेशन करते थे। समझो बात को। अब ये इंडिजिनस क्यों कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे वो हवन कुंड किया करते थे, वो कुछ देवी देवता को माना करते थे। तो उनका ये मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो हवन कुंड में अग्नि दिया करते थे। उसके बाद वो अग्नि से परिचित थे, फायर अल्टर्स मिले थे हमें। गेटिंग अ पॉइंट? वो भगवान को ही माना करते थे। तो इसलिए वो कोई और नहीं, हमारे भारत के ही लोग थे जो आ रहे थे। अब ब्रह्म ऋषि देश, उनका आगे प्रपाउंड किया उन्होंने एक थ्योरी। उन्होंने थ्योरी क्या दिया कि वो गंगा यमुना वाले दुआब में रह रहे थे। रह तो रहे थे, लेकिन वो कब रह रहे थे? वो लेटर वैदिक एज में रह रहे थे, स्टार्टिंग में नहीं रह रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इनका ये थ्योरी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है एल डी काला के अनुसार अपना कश्मीर, उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में रहते थे। तो इंडिजिनस थ्योरी के ये दोनों है। मतलब इट्स नथिंग मोर देन द थ्योरी की थ्योरी के अनुसार कोई भी इंसान, जो भी स्कॉलर्स हमारे, कोई भी थ्योरी दे के चले जा रहे हैं। तो अभी जो माना जाता है मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस और जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके अनुसार क्या है, या तो ये यूरेशियन थे या फिर सेंट्रल एशिया से, या फिर दोनों मिला के। गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं डिस्कवरी कैसे हुआ था। मतलब डिस्कवरी हमारे 4 वेद्स के। 4 वेद को आप बता दो कि 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। समझो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें हमें क्या मिलता है कि सबसे पुरानी विद्या मिलती है, ज्ञान मिलता है। हमें भगवान की प्रार्थना करनी होती है, हमें भगवान की स्तुति करनी होती है। ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। सामवेद में हमें क्या मिलता है? गीत संगीत का ज्ञान मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? यजुर्वेद में क्या मिलता है? कर्म कांड और सही अनुष्ठान के निर्देश। अनुष्ठान मतलब होता है रिचुअल्स। कर्म कांड मतलब क्या है कि भगवान को हमें कैसे स्तुति करना है। स्तुति करना तो है, ये कहा जा रहा है ऋग्वेद में, पर कैसे करना है, भगवान को हमें कौन सा चढ़ावा चढ़ाना है। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे पूजा करना है, ये सारी चीज यजुर्वेद में दिया गया कर्म कांड के बारे में। अथर्ववेद में क्या है? विश्वास अंधविश्वास के बारे में, जादू टोना के बारे में, बीमारियों के निदान के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा कि इन चारों वेदों के स्पेसिफिकेशंस क्या है, मतलब क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हाइम्स दिए हुए, मतलब श्लोक है, मंत्र है, जो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे एग्जामिनेशन पर्पज से। गेटिंग माय पॉइंट? वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब सबसे पहला वेद जो था ऋग्वेद था, सबसे पुराना वेद है ये। आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद जो 3 वेद है वो लिखे गए। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद तीनों वेद लिखे गए। अब आप जान के हैरान रहो कि वो लिखी नहीं गई थी। मतलब समझ रहे, जो मैं आपको आज लिख के पढ़ा रहा हूँ वो लिखा नहीं गया था। ऋषि मुनि का ये मानना था कि ये जो वेद है, ऋषि मुनि हमें ये क्या ज्ञान दे गए हैं कि ये जो वेद है डायरेक्टली हमें मिला है भगवान से, किसी ऋषि ने इसे नहीं लिखा है। अब वो ओरली पास ऑन होते थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे कि एक ऋषि है, से फॉर एग्जांपल विश्वामित्र है, विश्वामित्र का कोई शिष्य हो गया, तो विश्वामित्र ने अपने शिष्य को दिया। कैसे? लिख के नहीं दिया, उन्होंने बोला। अब वो उसके शिष्य ने किसी और को दिया। मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो ओरली पास ऑन होता था। वेद जो थे लिखे बहुत बाद में गए थे। समझ में आ रहा है आपको? तो वैसे थे। अगर वेद को आप समझने की कोशिश करो तो उसको 2 पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे मैं आपको सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ाया था, उसको 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा लिटरेरी सोर्स। तो वैदिक लिटरेचर, अब इस लिटरेचर को, वैदिक लिटरेचर को 2 पार्ट्स में बांटा गया, एक श्रुति, दूसरा स्मृति। गेट माय पॉइंट? एक है श्रुति, दूसरा स्मृति। ये हमारा श्रुति और दूसरा है स्मृति। गेट माय पॉइंट? ये स्मृति है और ये है श्रुति। अब मैं समझाता हूँ कि श्रुति स्मृति क्या होता है। श्रुति को हम संहिता कहते हैं। कैसे संहिता कहते हैं? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पर फिलहाल के लिए आप समझने की ये है क्या।
वेद में क्या है, वेद में मंत्र और श्लोक के रूप में होता है, समझ में आ रहा है? जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब सारे मंत्र और श्लोक के रूप में। ये हमारे आर्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। हालांकि बाकी सारे से जानकारी मिला है हमें आर्यों के बारे में, लेकिन मेन सोर्स क्या है, ये हमारा वेद है। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण जैसे कि हर एक वेद में ब्राह्मण होते हैं, हर एक वेद में अरण्यक होते हैं, हर एक वेद में उपनिषद होते हैं। अब ब्राह्मण क्या होता है, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल वेद को तो कंपाइल कर दिया गया। कंपाइल मतलब कि उसे ओरली पास ऑन करके एक टाइम ऐसा है जब उसे लिख दिया गया। तो वेद सारे सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है आपको? तो उसे प्रोज के रूप में दिया गया, आगे प्रोज के रूप में आगे दिया गया। समझ में आ रहा है? प्रोज मतलब क्या होता है, गद्य के रूप में। जैसे कि एक बुक लिख दिया गया, एक बुक में ऐसे पार्ट बाय पार्ट बांट दिया गया उसको, इसमें कुछ श्लोक का अर्थ समझा दिया गया, इसे प्रोज बना दिया गया। तो वेद के बाद ब्राह्मण आए, ये सारे सीरियल वाइज अरेंज्ड है, मतलब वेद के बाद ब्राह्मण आए थे, उसके बाद अरण्यक आए थे। अरण्यक क्या होता है, अरण्यक में लिखा गया जंगल के बारे में। इसे लिखा था किसने, वनवासी ने। इसे वनवासी को हम बोलते हैं हर्मिट पीपल। हर्मिट पीपल ने इसे लिखा था किसके बारे में, अरण्यक के बारे में। ये सारे उसका आगे पार्ट्स हैं, मतलब ये सारे हमारे वेद के बारे में जानकारी दे रहा है, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद क्या है कि ये सारी जानकारी को जो फिलॉसफी के रूप में, मतलब दर्शन के रूप में जो लोग ने बताया, मतलब जो ऋषि मुनि थे, आगे जो फिलोसफर्स थे उन्होंने बताया, उसे हम उपनिषद कहते हैं। मतलब वेदों की संपूर्ण शिक्षा या दर्शन, इन सभी को जब कंपाइल किया गया तो उसे उपनिषद कहा जाता है। समझ में आ रहा है? इसमें जानकारी क्या मिली, आत्मा के बारे में, मोक्ष की राह, मतलब वे टू साल्वेशन, ये सब चीजें मिली हैं उपनिषद। जैसे समवन से इसकी अगर मोक्ष चाहिए तो कैसे मिलेगा, किसी ने कहा है कि गृह त्याग दो मोक्ष मिलेगा, किसी पतंजलि ने कहा कि नहीं योग से मोक्ष मिलेगा। तो अपनी अपनी फिलोसफी है सबकी, तो जो फिलोसफी है वही उपनिषद में है। गेटिंग माय पॉइंट? ये तो हमारा हो गया श्रुति। अब नेक्स्ट देखते हैं स्मृति। स्मृति में क्या है, स्मृति में भी चार पार्ट्स है, उपवेद, शब्द दर्शन, एपिक्स और वेदांग। इसमें चार पार्ट्स थे, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वैसे इसमें उपवेद है, शब्द दर्शन है, एपिक्स और वेदांग है। अब समझो उपवेद किसे बोलते हैं। चारों वेदों से ग्रहण की गई कुछ तकनीकी ज्ञान, मतलब जो चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनसे जितनी भी टेक्निकल नॉलेज मिल पाई है उसे हमने कंपाइल कर दिया है उपवेद में। गेटिंग माय पॉइंट? शब्द दर्शन क्या है, जो उपनिषद, समझ में आ रहा है? 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। उपनिषद को मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होगा कि 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है। तो 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को जब कंपाइल किया गया एक साथ तो उसे शब्द दर्शन बोलते हैं। इसमें बताया गया है सच्चाई के बारे में, ज्ञान के बारे में, मोक्ष के बारे में। तो अगर समझ में आ रहा है कि जो भी शब्द दर्शन में ली गई चीजें हैं वो सारी कहाँ से ली गई है, उपनिषद से। एपिक्स क्या होता है, महाकाव्य। महाकाव्य क्या है कि जितनी वेद है, जितने हमारे उपनिषद है, जितने हमारे अरण्यक है, जितने हमारे ब्राह्मण है, इन सभी से लिए गए ज्ञान को एक स्टोरी में, एक पोयम के रूप में, एक बहुत लंबी किताब के रूप में जो बना दिया गया है उसे हम महाकाव्य बोलते हैं। जैसे कि महाभारत, रामायण, ये सारे महाकाव्य हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग मतलब क्या है कि दे आर द लिम्स, LIMBS, दे आर द लिम्स ऑफ द वेद। वेद के ही 6 अंग है, उसे हम वेदांग कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या है कि सभी वेद के अपने उपनिषद है, सभी वेद के अपने ब्राह्मण है, सभी वेद के अपने अरण्यक है, सिवाय अथर्ववेद का अरण्यक नहीं, मैं बताऊंगा आगे। तो वैसे मिला के कुल मिला के 108 उपनिषद है। आपको सारे उपनिषद याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या आपको याद करना है, क्या इसमें से नहीं याद करना है। तो यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं पिक्टोरियल व्यू में क्या कहना चाहता है। देखो वेद से है, वेद है, ये वेद है हमारे। वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखो सभी के अपने अपने ब्राह्मण है, इसके अपने ब्राह्मण है, इसके अपने ब्राह्मण है, इसके शतपथ ब्राह्मण है, इसके पंचविश ब्राह्मण है। गेटिंग पॉइंट? ये सबके अपने अपने ब्राह्मण है, इसके गोपद ब्राह्मण है। अब देखो सबके अपने अपने अरण्यक है, इसके भी अरण्यक है, इसके भी अरण्यक है। गेटिंग पॉइंट? इसके भी अरण्यक है, इसके भी अरण्यक है, इसमें अरण्यक नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेद डज नॉट कंटेन एनी अरण्यक? देन द आंसर विल बी द अथर्ववेद। अथर्ववेद के पास कोई भी अरण्यक नहीं है। फिर सबके उपनिषद है अपने, समझ में आ रहा है? ये सबके अपने 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 उपनिषद है, ये सबके अपने अपने उपनिषद है। हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि किस उपनिषद से क्या लिया गया। जैसे कि आपको अगर पूछा जाए, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि DPSP कहाँ से लिया गया, तो वैसे आर्य से लिया गया है। गेटिंग पॉइंट? आयरिस से। तो वैसे ही मुंडका उपनिषद से सप्तमेव जयते लिया गया। तो वैसे ही हमें ये याद रखना है कि किस उपनिषद से क्या लिया गया। उपनिषद नहीं याद रखने हैं, मतलब 12 इंपॉर्टेंट हमारे उपनिषद मैं पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से उपनिषद आपको याद रखने हैं। समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको समझ में आए कि आपने कितना गेन किया है। देखो, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य का मतलब क्या होता है, निर्जातीय समूह, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंशज को। निर्जातीय मतलब जिसको सब चीज से छुटकारा मिल गया है। यायावरी मतलब होता है नोमैडिक हंटर, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, रहा करते हैं। भाषा समूह और श्रेष्ठ वंशज को। मतलब आर्य शब्द का मतलब होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। समझ में आ रहा है?
द बेस्ट वन, दैट इज कॉल्ड द आर्य। आर्य मीन्स बेस्ट, इसलिए आपको कोई सा भी लाइन मिस नहीं करना है मेरा। गेटिंग माई पॉइंट? सारे लाइन से क्वेश्चंस बनेंगे, अगर नहीं बन रहे तो पूछे जाएंगे एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आप पीछे स्लाइड करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट कंपाइल्ड वेद। नेक्स्ट है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? 1500 BC टू 500 BC, 336 टू 323 BC, 3000 BC टू 2600 BC और 550 BC टू 323 BC। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि वैदिक काल की अवधि कहां तक थी। ये ऋग्वेद काल और पोस्ट वैदिक काल नहीं पूछा है, ये आपको टोटल वैदिक काल पूछ रहा है। तो वैदिक काल कहां से स्टार्ट हुआ था? 1500 BC से। कहां तक चला था? 600 BC। मतलब 1500 टू 600 BC, सॉरी 1500 टू 600 BCE। तो 1500 टू 600 BC वाला जो ऑप्शन होगा उसको हम टिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो, तो 1500 टू 600 BC, तो ये हमारा 1500 टू 500 BC का ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ रहा है? ये आरआरबी एनटीपीसी से पूछा गया। नेक्स्ट है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? और आर्य का अर्थ मैं आपको बता चुका ऑलरेडी, श्रेष्ठ वंशज, मतलब या तो बेस्ट है या फिर बेस्ट पीपल है। ईश्वर में विश्वास ही नहीं है, एक वंशानुगत जाति ये भी नहीं है, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला ये भी नहीं था, एक उत्तम व्यक्ति, अ बेस्ट पीपल, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अ बेस्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है? संगीत से संबंधित किस में है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। अब संगीत से संबंधित है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वेद टेल्स अस अबाउट द सॉन्ग्स? गीत संगीत का ज्ञान किस में है? इट इज इन सामवेद। गेटिंग द पॉइंट? ये है सामवेद में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सेम क्वेश्चन, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इट इज द ऋग्वेद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अब जादू टोना के बारे में किसमें बताया गया है? मैं बता चुका हूं आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। याद रखिए, जादू टोना के बारे में किसमें बताया गया है? इट इज इन अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या बताता है? ऋग्वेद बताता है हमें भगवान की स्तुति करनी है। सामवेद क्या बताता है? सामवेद बताता है हमें गाना है, गाना के बारे में बताता है ये। गेटिंग द पॉइंट? यजुर्वेद क्या बताता है? यजुर्वेद बताता है हमें कर्मकांड के बारे में। अथर्ववेद बताता है हमें जादुई टोना के बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। अब मोक्ष किस में बताता है? ऋग्वेद में या फिर परवर्ती संहिता में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी फिलॉसफी वाली चीजें हैं वो सारी कहाँ मिलती है? उपनिषद। और मोक्ष की चर्चा कहाँ मिली थी? ये मिली थी उपनिषद में। गेटिंग द पॉइंट? उपनिषद में मिली थी। ये देखो, इट इज इन, ये मोक्ष की चर्चा जो है, मोक्ष की चर्चा कहाँ मिली है? ये उपनिषद में मिली है। एक यहाँ भी है सद्दर्शन, तो सद्दर्शन भी कहाँ से लिया है? सद्दर्शन भी लिया है उपनिषद से ही। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मोक्ष की चर्चा कहाँ मिली है? उपनिषद में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बीमारियों का उपचार यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बीमारियों का उपचार कहाँ दिया गया है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। बीमारियों का उपचार दिया गया है लास्ट वाले वेद में हमारे। गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट वेद में हमारे है जो कि अथर्ववेद है। बीमारियों का निदान कहाँ पे दिया गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में और यजुर्वेद में कंफ्यूज मत हो जाना आप, क्योंकि यजुर्वेद बात करता है कर्म कांड की, मतलब हमें पूजा किस तरीके से करना है, बलि कैसे देना है, अब सुमेलित करना है। ये देखो, अथर्ववेद क्या कहता है? अथर्ववेद ईश्वरी महिमा कहता है? नहीं। बलिदान की विधि? नहीं। औषधियों का ज्ञान, मतलब ए का 3, ए का है 3। नेक्स्ट है, ऋग्वेद क्या कहता है? ईश्वर की महिमा, बी का 1। नेक्स्ट है, यजुर्वेद क्या कहता है? बलिदान की विधि, कर्म कांड, सी का 2। और डी सामवेद किसके बारे में कहता है? 4, डी का 4। ए का 3, मतलब 3 1 2 4, 3 3 1 2 4। इसका ऑप्शन ए नंबर है। ऐसे आपको पॉइंट आउट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों का एवं वशीकरण के बारे में बताता है? जादू टोने के बारे में कौन बताता है? याद रखिएगा, लास्ट वेद हमारा अथर्ववेद। जादू टोने के बारे में कौन बताता है? अथर्ववेद। गेटिंग माय पॉइंट? जादू टोना के बारे में कौन बताता है? अथर्ववेद। ये देखो, जादू टोना के बारे में कौन बताता है? हमारा अथर्ववेद, है ना? अथर्ववेद होता है जादू टोना के बारे में। इसलिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, भूलना इसमें से कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको मैच द फॉलोइंग से मैच करो। आई होप कि इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में बताया था, मतलब आर्य आए कहां से थे, उनके पुराने देश के बारे में बताया था। शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने। इट वाज द बीजी तिलक। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बाल गंगाधर तिलक। कौन सा थ्योरी देते हैं, वो कहते हैं कि वो आर्कटिक से आए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। वैदिक साहित्य का सही क्रम जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सबसे पहले कौन आता है, वेद। उसके बाद कौन आता है, ब्राह्मण। उसके बाद कौन सा आता है, अरण्यक। उसके बाद कौन सा आता है, उपनिषद। तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद किसमें है, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आपको पॉइंट करना है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऊपर देखना आप। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस चीज पे, धर्म पे, योग पे, विधि पे, दर्शन पे। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पे। जितनी फिलोसफी है वो सारी चीजें कहाँ मिले हमें, उपनिषद में। उपनिषदों का मुख्य विषय है क्या है, आपको वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये है दर्शन। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ईरान से भारत में आने का यूरेशियन थ्योरी कहता है। यूरेशियन थ्योरी क्या कहता है कि वो तुर्की में जो बोगस कोई है वहां से होते हुए, वहां के रास्ते ईरान से होते हुए भारत आए थे। कौन सा कहता है, बोगस कोई, मानसेहर, शाहबाजगढ़ी, बोगज कोई, जूनागढ़। इट इज इन बोगज कोई। गेटिंग अ पॉइंट, ये बोगज कोई है। अब बोगज कोई किस लिए महत्वपूर्ण है, सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया है। यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बिल्कुल नहीं। यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ये तो हमें मिलता है, समझ में आ रहा है, ये तो हमें मिलता है, ये हमें वहां से मिलता है, यहां से। नेक्स्ट है, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहां से हुई थी। यहाँ पे तो नहीं था। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं, मतलब हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। मतलब यहाँ से जो अभिलेख मिला है हमें वैदिक देवी देवताओं में, जो चार जो हमारे देवी देवता थे, वरुण थे, हमारे नस्त्य थे, हमारे अग्नि थे, ये सब मिले कहाँ से, हमारे बोगस कोई से। अब देखते हैं आगे, फीचर्स ऑफ आर्यन कल्चर। आर्यों की सिविलाइजेशन की क्या फीचर्स थे। वहां पे हॉर्सेस एंड चैरियट्स थे, घोड़े और रथ रहा करते थे। मतलब देवी देवताओं के वहां पे, देवी देवताओं के लिए वाहन थे और युद्ध आदि के लिए भी वहां पे घोड़े और रथ का उपयोग किया करते थे लोग। नेक्स्ट है, एनिमल सेक्रीफाइस वहां किया करते थे, मतलब पशुओं की बलि दिया करते थे। शुरुआत में तो मांस के रूप में खाते थे, बाद में वो भगवान को सौंप दिया करते थे। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट है, फायर कल्ट्स मिले हमें। फायर कल्ट्स मतलब अग्नि की उपासना की जाती थी। और फायर अल्टर्स मिले हैं, मतलब अग्नि कुंड भी मिले हैं। अब वो अग्नि को मानते थे कि यहाँ फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड, मतलब इस वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड से जोड़ने के लिए अग्नि को इंटरमीडिएटरी माना जाता था। गेटिंग द पॉइंट। इसलिए अग्नि की इसलिए पूजा की जाती थी। बाद में वो भोजन बनाने के काम में आता था। नेक्स्ट है, सोम कल्ट। सोम की भी उपासना करते थे, मतलब सोम को ग्रहण करते थे। उनका ये कहना था कि सोम से हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन हालांकि जिस पौधे से वो सोम प्राप्त करते थे, मतलब मदिरा प्राप्त करते थे, उसकी पहचान अभी तक नहीं की गई। क्रीमेशन में चेंज आ गया, समझिए आप। आईवीसी में हमें बरियल्स मिले हैं, मतलब कब्र मिले हैं। पर यहाँ पे क्या मिले हैं कि अग्निदाह संस्कार की शुरुआत हो गई थी। कब, हमारे आर्य संस्कृति की जब स्थापना हुई थी। गेटिंग माय पॉइंट। मेल डोमिनेंस मिले हैं, मतलब पुरुषों की प्रधानता मिली है। अब कैसे पुरुष की प्रधानता मिली है, मतलब घुड़सवारी के लिए, खेती के लिए। मतलब अभी तक ये परसेप्शन है लोगों का कि मेल हैव टू मच ऑफ पावर कंपैरेटिव टू द फीमेल, इसलिए पुरुष की प्रधानता थी वहां पे। क्योंकि घुड़सवारी करना, खेती करना, ये सब चीज के लिए थोड़ी ताकत की जरूरत होती है, इसलिए वहां पे वो मेल डोमिनेंस था। सामान्यतः गृहपति के रूप में भी वही रहते थे। आपको रेयरली ऐसा मिलेगा जहां पे किसी फीमेल ने गृहपति का कार्यभार संभाला हो। नेक्स्ट है, अधिकांश भगवानों का स्वरूप भी हमें पुरुष के रूप में मिला है। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखते हैं ऋग वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार है वो कहां तक था। भौगोलिक विस्तार अब समझने की कोशिश कीजिए। आर्य जो थे वो सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। सप्त सिंधु रीजन कैसा था, ईस्ट अफगानिस्तान से लेके, मतलब अफगानिस्तान जो रीजन है, से फॉर एग्जांपल ये आपका रीजन है अफगानिस्तान का, ईस्ट अफगानिस्तान से पंजाब और फिर वेस्ट यूपी, ये वाले रीजन में रहा करते थे। गेटिंग पॉइंट। अफगानिस्तान का ईस्ट वाला क्षेत्र, यूपी का वेस्ट वाला क्षेत्र और पंजाब का वेस्ट वाला क्षेत्र। गेटिंग पॉइंट। इस रीजन में रहा करते थे। इस रीजन को वो कहते थे सप्त सिंधु। अब सप्त सिंधु मतलब क्या है कि वहां पे 7 नदियां थी जिसके आसपास वो रहा करते थे। अब 7 नदियों में से 5 नदियां जो थी वो सिंधु नदी की सहायक नदी थी। अब सिंधु नदी कौन सा था, सिंधु नदी को हम इंडस नदी बोलते हैं, जिसके नाम पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये सुतुद्री था। सुतुद्री को क्या कहते हैं, सतलज। पुरुषनी को कहते हैं रावी। अस्किनी को कहते हैं चेनाब।
वितास्ता को बोलते हैं झेलम, और विपासा को बोलते हैं व्यास, और सिंधु नदी को हम बोलते हैं इंडस। गेटिंग द पॉइंट। तो ये 5 नदियां, सुतोदरी, पुरुषनी, अस्किनी, वितास्ता, विपासा, ये 5 नदियां जो थी वो सिंधु नदी की सहायक नदी थी। तो 5 नदी ये प्लस एक सिंधु नदी, 6 नदी हो गया। और सरस्वती 7वां नदी, सरस्वती प्लस खुद सिंधु 2 नदी हो गए, प्लस इन 5 नदियों को मिला के ये बनता था सप्त सिंधु। गेटिंग द पॉइंट। ये तब बनता था सप्त सिंधु। अब देखो सप्त सिंधु में आपको याद रखना है कि उसका नाम चेंज हो गया है। अब इन सभी का जो चर्चा मिला है हमें, इन सभी का चर्चा किया गया वो सभी ऋग्वेद में किया गया। अब एंशिएंट नेम इसका ये है, मॉडर्न नेम ये है, और ये कहां पे अभी बहता है वो ये है। गेटिंग द पॉइंट। तो सुतोदरी को अब हम सतलज कहते हैं, पुरुषनी को रावी कहते हैं, अस्कनी को चिनाब कहते हैं, वितास्ता को झेलम कहते हैं, विपासा को व्यास कहते हैं, सिंधु को इंडस कहते हैं, गोमती को गोमल कहते हैं, कुर्मू को कुर्रम कहते हैं, कुभा को कबूल कहते हैं या काबुल कहते हैं, सदानीरा को गंडक कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट। आपको ये सारे याद रखने हैं, देयर इज नो एनी अल्टरनेट ऑप्शन। गेटिंग द पॉइंट। ये पुरानी नदी का नाम क्या था, नई नदी का नाम क्या है, और ये है कहां पे। अब देखो सतलज कहां पे है, पंजाब वाले रीजन में, रावी कहां पे, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, चिनाब कहां पे, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में है, झेलम कहां पे है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में है, ब्यास कहां पे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले रीजन में, पाकिस्तान में भी है पर वो ड्राई अप हो गया है, सूख गया है। इंडस कहां पे, हमारे कश्मीर वाले रीजन में, इंडिया पाकिस्तान वाले रीजन में भी है। गेटिंग द पॉइंट। अब ये देखो गोमल, कुर्रम और कबूल ये तीनों अफगानिस्तान में है। गंडक जो है, गंडक बिहार में है। ये हाजीपुर और सोनपुर से मिलने वाला जो एरिया है उसके बीच में गंडक बहता है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि हिमालय माउंटेन के बारे में वो अवेयर थे। मैंने आपको बताया था कि वो हिमवंत का थ्योरी दिए थे। तो हिमवंत कैसे था, क्योंकि वो हिमवंत का चर्चा हिमालय में, हिमालय को ही हिमवंत कहते हैं। अब वहां पे एक हिमालय रेंज में ही एक एरिया है, इसको हम मुजवंत कहते हैं। अब मुजवंत से वो सोमरस प्राप्त करते थे। हालांकि उस प्लांट को पहचाना नहीं गया है, लेकिन मोजवंत की भी चर्चा है। तो आपको याद रखना चाहिए ये सारे कीवर्ड्स हैं। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन में पूछ दे कि विच ऑफ द मुजवंत निम्नलिखित में से क्या इंडिकेट करता है, तो या तो वो युद्ध, एक मुजवंत युद्ध लड़ा करते थे, मुजवंत पहनने वाला एक ड्रेस हुआ करता था, मुजवंत कोई पकवान था, या फिर मुजवंत सोमरस प्राप्त करने का एक एरिया था। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। गेटिंग द पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसमें पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स क्या है, 10 राज्य युद्ध। इसे हम 10 राजाओं का युद्ध या 10 राजन भी बोलते हैं। अब 10 राज्य युद्ध का जो मेंशन किया गया वो ऋग्वेद में किया गया। गेटिंग द पॉइंट। इसको ऋग्वेद में मेंशन किया गया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्टोरी क्या है इसके पीछे। अब देखो पहले कबीले रहा करते थे, मतलब पहले जन थे, फिर महाजन हुए, फिर महाजनपद हो गए। गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसे हुआ करते थे। अब उसी में एक कबीला रहा करता था, उसका राजा था देवोस। अब देवोस के जो पुरोहित थे, पुरोहित मतलब वहां के जो उनके कर्ता धर्ता रहा करते थे, जो उनको गाइड किया करते थे ताकि आगे कैसे उनको रहना है। तो देवोस के जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। समझिए स्टोरी, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देवोस के जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे, और देवोस का एक सन था, उनका नाम था भारत। जो आज भारत का नाम पड़ा है, इन्हीं का नाम पे पड़ा है, कहीं ना कहीं लेगेसी यही है। और उन्हीं का नाम था सुदास। तो देवोस के जो पुत्र थे उनका नाम था सुदास। सुदास कहीं ना कहीं वशिष्ठ से ज्यादा क्लोज थे। तो जब गद्दी मिली सुदास को देवोस के बाद जब गद्दी मिली सुदास को, तो उन्होंने विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया। अब इससे इनका अपमान हुआ, विश्वामित्र का बहुत बड़ा अपमान हुआ। तो अब उन्होंने सोचा कि मैं इसका बदला लूंगा। अब एक तो ये पार्ट हो गया, एक तो ये रीजन ये है कि इसलिए लड़ाई हुआ था कि इन्हें बदला लेना था। दूसरा रीजन ये था कि ये जो देवोस और सुदास वाला जो रीजन था, मतलब ये जो राजा हुआ करते थे, उनका पुरु से बहुत लड़ाई चला करता था। क्यों? क्योंकि एक पुरुषनी नदी थी, पुरुषनी नदी को लेके बहुत ज्यादा विवाद हुआ करता था, पानी को लेके। आज भी चलता है इंडिया पाकिस्तान में। तो उसमें विवाद चला करता था, तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी छोटी बहुत। तो उसमें क्या था कि वो हर बार पुरु हार जाया करता था। तो विश्वामित्र के पास, जैसे अपने पद्मावत मूवी में देखा होगा कि जब उसको पुरोहित को निकाल दिया जाता है वहां से, तो वो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो सेम यहाँ पे भी करता है वो। विश्वामित्र जाता है इनके पास, पुरु के पास, और बोलता है कि अगर आप ऐसे ही लड़ते रहोगे तो आप हमेशा आप हारोगे। आप क्यों नहीं एक जन की तैयार करो, मतलब आप एक राजा ना लेके ढेर सारे जन की तैयार करो, मतलब ढेर सारे राजाओं को लो और तब लड़ाई लड़ो। तो फिर ये पुरु एक ऐसा आइडिया लगाता है, ऐसा दिमाग लगाता है, जिसमें कि वो 10 राजाओं को इकट्ठा करता है, जिसमें 5 आर्य कबीले थे और 5 जो थे अन आर्य कबीले थे। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आर्य कौन थे, अनार्य कौन थे।
जो आर्यों के हिसाब से चला करते थे, जो कर्म कांड किया करते थे, वैसे जो उनको उनकी पूजा पाठ में विश्वास रखा करते थे उनको आर्य बोलते थे, और जो ऐसा नहीं करते थे उनको अनार्य बोलते थे वो। तो 5 आर्य कबीले में कौन थे? पुरु, यदु, तरवश, अनु, द्रहियु। और 5 अनार्य में कौन थे? शिव, भालन, पाख्या, आलीन और विशामिन। ठीक है, तो ये दोनों मिलके अब लड़ते हैं किससे? एक अकेला सुदास से। अब स्टोरी में ये भी है कि सरिंज कबीला भी था उनके साथ, पर इसका बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये तो हिडन फैक्ट है कि सरिंज कबीला भी था उसके साथ में। तो फिर भी जीत हो जाती है किसकी? सुदास की। अब मैं आपको पढ़ा चुका ऑलरेडी कि ये सारी चीज थ्योरी पे है। थ्योरी इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें एक थ्योरी ये कहती है कि ऋग्वेद में कभी लोहा का उपयोग नहीं मिला है, पर ये सुदास जो भारत थे उन्हें लोहा के बारे में पता था और उन्होंने लोहा का हथियार बना के तब लड़ाई लड़े थे। तो डेफिनेटली सी बात है कि उस टाइम लोहा का प्रचलन में अगर होगा तो फिर वो जीत जाएंगे। दूसरा थ्योरी ये कहता है कि ये 10 के 10 मिलके पुरुषनी नदी का राह बदलने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो डैम बना रहे थे। समझ में आ रहा है? अब वो डैम बनाने के क्रम में क्या हुआ कि वो डैम टूट गया, तो 66,66 वो जितनी सेनाएं थी इंक्लूडिंग देयर किंग्स, वो डैम टूटने की वजह से मर गए। इसलिए जीत किसकी होगी? सुदास की। तो ये 2 थ्योरी चलती है उसमें। ठीक है, अब देखते हैं आगे की। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा इसका विजय हो गया। किसका? भारत का। अब उत्तर वैदिक काल में ये जो लड़ रहे थे शुरुआत से, सुदास और भारत, ये जो लड़ रहे थे वो आपस में क्या होंगे कि दोनों साम्राज्य मिल जाएंगे और एक राज्य की स्थापना करेंगे जिसका नाम होगा कुरु राज्य। गेटिंग माय पॉइंट? अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर कंक्लूड करते हैं। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किसके साथ की जाती है? अब अस्कनी मतलब क्या है? व्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है। अस्कनी हमारा चेनाब है। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए आपको नदी के नाम भी याद रखना है। अस्कनी हमारा चेनाब है। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहां से निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? आपको पढ़ा चुका हूं। कुभा कहां पे है? कुभा अफगानिस्तान में है। 2 नदी है, कुभा और कुर्मु। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में से निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अब अफगानिस्तान के साथ कौन सा कहा जा रहा है? अस्कनी, पुरुषनी, कुभा, कुर्मु और विपाशा सुतुद्री। याद रखिए अफगानिस्तान में 3 नदियां बह रही थी। ठीक है, 3 नदियां कौन सी थी? कुर्रम, देखो ध्यान से देखो, इसमें अफगानिस्तान में 3 नदियां थी। कौन कौन सी 3 नदियां थी? ये थी गोमल, कुर्रम और कुबूल। ठीक है, तो ये 3 नदियां थी, इसलिए अफगानिस्तान में ये तीनों बह रही है। तो कुभा और कुर्मु कहां पे? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? अब किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? पुरुषनी, सरस्वती, विपाशा या अस्कनी? ये था पुरुषनी नदी। गेटिंग माय पॉइंट? आपको फैक्ट्स याद रखना है। बैटल वॉज फाउट ऑन पुरुषनी रिवर। कहां पे? पुरुषनी नदी पे लड़ा गया था। अब इसको आप मैच कर लेना कि कुभा का नाम नया क्या है, पुरुषनी का नाम नया क्या है, सदानीरा का नाम नया क्या है, सुतुद्री का नाम नया क्या है। कुभा को हम बोलते हैं काबुल, पुरुषनी को हम बोलते हैं रावी, सदानीरा को हम बोलते हैं गंडक, सुतुद्री को बोलते हैं हम सतलज। गेटिंग अ पॉइंट? इसलिए आपको नदी के नाम याद रखने हैं। ये ऑप्शन किस में आते हैं? ये इसमें से मैच कर लेना आप। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध, दसराग युद्ध, फिर से गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषनी? इट इज इन पुरुषनी। याद रखिए, बीपीएससी में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उस जनपति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों से संबंधित नहीं है। पंचजनों में कौन कौन थे? याद रखो, पंचजनों में थे पंचजनों में कौन थे? पुरु, यदु, तरवश, अनु, द्रहियु। अब देखो, पुरु यदु तुर्वश है, ये कौन था? कीकट हमारा नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इमर्जिंग किंगडम्स, कौन कौन से किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे उस टाइम। कुरु क्या था, पांचाल क्या था, कोसाल, वेदेहा और भी छोटे छोटे इसके इंपॉर्टेंस। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले अगर आप वैदिक एज पढ़ ले रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।